नमस्कार दोस्तों जिन जनरेशन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये जनरेशन कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ बन नहीं पाएगा। आज उसी जनरेशन ने, जेन जेड ने नेपाल के सरकार गिरा दी है। नेपाल के सरकार केपी शर्मा ओली को इतना हद तक मजबूर कर दिया इस्तीफा देने के लिए। वो अलग बात है कि प्रोटेक्शन इस हद तक पहुंच गई है कि प्रधानमंत्री का घर में आग लगा दिया गया है और पार्लियामेंट भी आग के लपटों में है और फाइनेंस मिनिस्टर को खुलेआम सड़कों पे उतार के खुलेआम प्रोटेस्टरों के द्वारा जूते से मारे गए हैं। एक अनफॉर्चुनेटली डेथ हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ जब घर पे आग लगाई तो एक सवाल उठता है कि ये सब के पीछे कारण क्या है, कि ये सब सोशल मीडिया के बैन करने के कारण हुआ है। तो दोस्तों इसका मेरा सीधा सा जवाब है नहीं। तो इसका पीछा कारण जितना भी सोच से है ना, उससे कहीं भी ज्यादा है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। ये बात है 8 सितंबर 2025 की, जब हजारों लाखों आदमी सब प्रोटेस्ट करने के लिए उतर गई नेपाल के राजधानी काठमांडू में। किस ने, ज्यादातर लोग स्कूल के यूनिफॉर्म पहने थे तो ज्यादातर लोग कॉलेज के यूनिफॉर्म पहने थे। इस प्रोटेस्ट को एक ऑर्गेनाइजेशन ने करा था, हामी नेपाल हो नाम से ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। ये प्रोटेस्ट काठमांडू के बीच एक मॉन्यूमेंट मयाती घर मंडल से पार्लियामेंट के तरफ मार्च करती थी। ये प्रोटेस्ट पूरी तरीका से नॉन वायलेंट और पीसफुल था, लेकिन सरकार द्वारा फोर्स किया जाता है पुलिस सबको ये प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। पुलिसों द्वारा गैस और रबर बुलेट सब चलाने लगते हैं। देखते देखते पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच कैलेस देखने को मिलते हैं। देखते देखते प्रोटेस्टर सब पार्लियामेंट के अंदर घुस जाती है और यहाँ पर जो पुलिस ने करा उसको देख के पूरी देश हैरान था। पुलिस ने देखते देखते वहां पर रबर बुलेट के छोड़ के सीधा लाइव फायर कर दिया। उसमें 19 लोगों की जान चल जाती है और लगभग 400 से ज्यादा आदमी घायल हो जाते हैं। और यहाँ पर कोई रबर बुलेट नहीं थी, बल्कि एक्चुअल बुलेट जो कि गन में रहता है वो बुलेट चलाया गया था। और मरने वाला में एक 12 साल का भी बच्चा भी था। और जाहिर सी बात है, इस तरीके की तानाशाही देख के चुप नहीं बैठना चाहिए। और जैसे ही ये पूरी देश के जनता में ये न्यूज फैलती है तो देश के हर एक जगह से हर एक आदमी सब उठ के यहाँ सड़कों पे उतर जाती है प्रोटेस्ट करने के लिए। और देखते ही देखते ये प्रोटेस्टर का टीम इतना बड़ा होते गया कि देखते ही देखते पूरी की पूरी सड़कें जाम हो गई। सरकार ने दोपहर के 3:30 पे कर्फ्यू लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। प्रोटेस्टर का टीम सब बढ़ते गया और देखते ही देखते काठमांडू के अलावा पोखरा, बुटवल, भरतपुर और दमक जैसे शहर में प्रोटेस्टर सब प्रोटेस्ट होने लगती है। और इन प्रोटेस्ट के पीछे बहुत सारे लोगों ने ये इल्जाम लगाया जी इसका पीछे प्रोटेस्ट होने के कारण पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण रहा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया बैन करने से। दोस्तों ये कारण तो जरूर है जो इसके पीछे सोशल मीडिया बैन करने से, पर इससे भी ज्यादा बड़ी कारण है कि करप्शन से, सरकार की मिस गवर्नेंस और बढ़ती हुई बेरोजगारी और सरकार में बैठे नेपोटिज्म में। और इन सब के बात आगे करते हैं, लेकिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं। सोशल मीडिया कंपनीज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के पास मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का और लोकल एबिलिटीज करने कहा था। सरकार ने इसके पीछे कहा था इसका बैन करने के कारण है हेट स्पीच, फेक न्यूज और फ्रॉड न्यूज और बाकी सारे क्राइम को रोकने के लिए जरूरी है और इसीलिए कर रहा है। इस चीज को लेकर 5 नोटिस भी दिए गए नेपाल सरकार के द्वारा, लेकिन 5 प्लेटफॉर्म को छोड़ के बाद बाकी 23 प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करा। तो और जिसने ये प्लेटफॉर्म को रजिस्ट्रेशन करा उसमें सबसे बड़ा नाम शामिल है टिकटॉक। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप रजिस्ट्रेशन करो, नहीं तो हम ये 26 सोशल मीडिया को बैन कर देंगे। फिर इसी साल 28 अगस्त की बात है, सरकार ने कहा कि
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जे आप 3 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करना तो सरकार द्वारा इस पे बैन लगा दिया जाएगा। तो ज्यादातर सोशल मीडिया कंपनी ने ये उतना माइंड नहीं किया, उतना सीरियस नहीं लिया। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब और ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब इसमें शामिल है। एक टिकटॉक चल रहा है क्योंकि वो नेपाल सरकार का कहना है जे ये हमारा सिस्टम को थोड़ा कंट्रोल कर रहा है। सरकार का कहना है जो जितना सारे वो बड़ा प्लेटफॉर्म सब है वो सब से एक नफरत पैदा होती है, गलत न्यूज खबर फैलती है। और एक मेनली रीजन है जो सरकार ने इसको बैन किया क्योंकि जो आप एक सच्ची आवाज मतलब कोई अपने सच्ची घटना नहीं दिखा सकता है ना, सरकार सबको मिस गवर्नेंस नहीं दिखा सकता, इसका बड़ी कारण है बैन करने का। Banned by the government extremely, it is against our freedom of speech and they want to control us just like a dictator and want control just dictator। और सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं जो सरकार का नेपोटिज्म यानी सरकार का नेपो किड सब है उसका बहुत सारे वीडियो सब वायरल किया गया था जो उसका लग्जरियस लाइफ के बारे में। और ज्यादातर इस प्रोटेस्ट में इस कारण से गुस्सा है क्योंकि बढ़ती हुई बेरोजगारी और बढ़ती हुई करप्शन और बढ़ती हुई इकोनॉमिक इनक्वालिटी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो। और 2024 का रिकॉर्ड देखे तो अनएम्प्लॉयमेंट 20.82% है। सोच के देखो दोस्तों, जे हर एक 5 आदमी में से एक आदमी बेरोजगार है। और यहाँ पर जितने भी जो थोड़ा मोड़ा लोग है वो भी पैसा कमाने के लिए दूसरे कंट्री माइग्रेट करते हैं। और हालत इतनी खराब थी कि हजारों लोग रशिया यूक्रेन वॉर में चला गया। सही सुना आपने दोस्तों, 2024 में 15,000 से ज्यादा नेपाली युवा सब रशियन मिलिट्री ज्वाइन कर चुके थे। और यहाँ पर कुछ ही दिन के ट्रेनिंग देके उसको फ्रंट लाइन पे लड़ने के लिए भेज देते। सबैजनालाई नमस्ते छ। म चाहिँ यता रसियामा आएको 2 महिना पुरा भयो लगभग। अनि मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ मैले, त्यही नै हो। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई सर्भाइभ गर्नको लागि। और इसी में कई सारे नेपाली युवा को रशिया सिटीजन भी माना गया है क्योंकि नेपाल की जितना भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है जो इतना अनफॉर्चुनेटली है कि अपने देश छोड़ के दूसरा देश में मरने के लिए जाता है सिर्फ। और ये अपने अपने आर्मी सबको लोकरेटिव अफसर देते हैं। और कुछ फाइटर्स का कहना है कि हमें वहां पर लगभग 4,000 डॉलर दिया जाता था जो कि नेपाल के 4 से 5 लाख होता है। और इसी सब को देखकर नेपाल सरकार थोड़ा हमदर्दी दिखाते तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होता, इतना बद से बदतर हालत नहीं होता। लेकिन हुआ कुछ उल्टा है। पॉलिटिशियन के बड़े पॉलिटिशियन के बेटा अपने लग्जरियस लाइफ को दिखाते थे सोशल मीडिया पे, लग्जरियस लाइफ शो ऑफ करते थे। पॉलिटिशियन सबका बेटा टिकटॉक पे अपने लग्जरियस लाइफ को शो ऑफ करते थे और जितना भी मतलब ब्रांड गाड़ियों से में घूमते थे। टिकटॉक पे भी हैशटैग नेपोकिड एंड हैशटैग नेपो बेबी करके ये ट्रेंड करते थे। और प्रोटेस्टर के बीच में भी ये लिखा गया था पॉलिटिशियन के बेटे तो फॉरेन कंट्री में है ना तो खूब लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। पर वहीं पर नेपाल की बात आए तो एक बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली को यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट में मतलब कि खाना तक को भी प्रॉब्लम है। और उसने ये भी लिखा था कि बहुत सारे नेपालियों के बच्चे ताबूतों और कावीज में लड़ते, यानी कि जो शहीद होके है ना, जो विदेश से या कोई देश में वॉर करने गया उधर से ताबूत और कवीज में आते हैं। और यहाँ पर जो रशियन यूक्रेन वॉर में जो मारा था उसका सबसे बड़ा इशारा था। और इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था जो कि नेपाल पॉलिटिशियन सबका फ्रस्ट्रेट किया गया था, जो कि बराबरी सरकार बनते हैं। और दोस्तों नेपाल में भी एक आगे भी प्रोटेस्ट किया गया था जो कि कहा था नेपाल एक मतलब रिपब्लिक बनना चाहिए। वो सब एक्सपेरिमेंट सब फेल हो गया उसका, और शायद से फिर वही मोनिक बनाना चाहिए। और हुआ यही जे नेपाल सरकार जो कि, और ये प्रोटेस्टर में इतना फ्रस्ट्रेशन हुआ कि वो सोचा जे हम नेपाल सरकार को होकर फिर मोनेटिस लाएंगे। हुआ
कि ये दोस्तों जो साल 2008 में नेपाल एक मोनेक्री था। हुआ कि ये दोस्तों की जनता के पावर द्वारा चुने गए पॉलिटिशियन के पास नहीं था पावर, बल्कि राजा के पास था। उसका आखिरी राजा था ज्ञानेंद्र शाह, यानी जो कि उसका सत्ता हटाने के लिए मूवमेंट हुआ था। और हुआ कि 2006 में आंदोलन शुरू हुआ और धीरे धीरे ये सब बढ़ते ही गया और will work hard सारे together साल में to make the dream of new Nepal और हुआ come 2008 true. में एक स्पेशल मोनेक्री ओबिलेस किया जाता है और नेपाल को एक फेडरल डेमोक्रेटिक बनाए दिया जाता We believe that all of us will work hard together to make the dream of new Nepal come true. है। तब से लेके आज तक 17 साल हो चुका है और 17 साल में 13 बार नेपाल की सरकार बदल चुकी है और इन 17 साल में 3 ही आदमी था जो मेन था। कभी केपी शर्मा ओली बन जाता है प्रधानमंत्री, कभी पुष्पा कमल दहाल, तो कभी शेर बहादुर देउवा। और इन्हीं 2-4 के बीच में पावर रोटेट करते थे और इन्हीं चारों में गठबंधन बन जाती थी और कुछ महीनों के बाद टूट जाती थी। नेपाल में डेमोक्रेटिक्स, नेपाल कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट और नेपाल के 2 कम्युनिस्ट की 2 पार्टियां हैं। एक है कम्युनिटी पार्टी ऑफ नेपाल और दूसरा है यूनाइटेड मार्क्सिस्ट एंड लेनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओवादिस्ट सारे। और इन सब के अलावा एक छोटी छोटी पार्टी सब भी लेके साथ चलते थे और इन्हीं मेन 3 पार्टी पे करप्शन के ज्यादा इल्जाम लगे हैं और खाए भी है। नेपाल कांग्रेस हेड फार्म पीएम शेर बहादुर देउवा पे एयरक्राफ्ट परचेस करने के लिए करप्शन लिए, इसका आरोप है। उनकी पत्नी अरुज राणा देवता पर, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी पत्नी पे फेक डॉक्यूमेंट यानी कि फॉरेन गुटनीज नेशनल दिखाने का आरोप है और ऐसा करके बहुत से रेफ्रिजरेंट्स के तौर पे अमेरिका भेजा जा सकता। सीपीएएमसी का हेड और 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके पुष्पा कमल दहाल पर मानवट गोरिल्ला फाइटर्स के लिए आए हुए पैसे को डाइवर्ट करके अरबों रुपया का खुद लेना का आरोप लगा है। सीपीएन, यूएएमएल और करंट प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली पर भी एक करप्शन का केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट को आदेश को वायलेंट करते हुए एक टी एस्टेट को इलीगली कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया और ऐसा ही 3 प्राइम मिनिस्टर पर भी जमीन कुछ इंडिविजुअल्स को देने का आरोप लगा। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि 2006 के नियम के अनुसार जे नेपाल में कोई भी पॉलिटिशियन पर कार्रवाई मतलब उसका छानबीन नहीं कर सकते थे। फैक्ट ऑफ पॉलिटिशियन को इम्यूनिस एंड कम्युनिस्ट के द्वारा कहा गया था कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है और जिसी कारण से इतना ज़्यादा करप्शन बढ़ा था। अब आप इमेजिन करो दोस्तों, इतना ज़्यादा इंटिलिटी और करप्शन है ना, नेपोटिज्म और सोशल मीडिया बैंड होने से लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो एकदम से टिप पॉइंट पे पहुंच गया। और इसी बैंड के बाद दोस्तों जिस आदमी के मतलब जितना भी आदमी था उसका अंदर गुस्सा था वो एक्सपोल्ड करती है। असल में बात क्या है दोस्तों, जो सोशल मीडिया बैन करने से जो नेपाल में थोड़ा सा भी जो एम्प्लॉयमेंट था उस पे भी खतरा आ गया था। नेपाल के इकोनॉमिक में टूरिज्म एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि आउटरीच और बुकिंग के लिए इस्तेमाल किया करता था और इसी बैन ने पूरी तरीके से इंडस्ट्रीज और टूरिज्म का डिस्टर्ब कर दिया। इसके अलावा दोस्तों जितना भी फॉरेन देश में मतलब दूसरा देश में जो फैमिली रहता था उसका भी इफेक्ट करा, क्योंकि ऑनलाइन के मैसेज के जरिए वो रोज अपने परिवार से वीडियो कॉल पे बात करता था, जो कि अपने फैमिली से मतलब रोज बात करता था ये सोशल मीडिया के कारण। एक स्टेटमेंट के द्वारा जॉब्स एंड स्टडीज के लगभग 70 लाख से ज्यादा नेपाली आउट कंट्रीज में मतलब फॉरेन कंट्रीज सब में है और इन्हीं कारण सबके कारण दोस्तों ये फ्रस्ट्रेट को और भी अंदर से आग लगा दिया। दोस्तों प्रोटेस्टर जब रोड पे निकला बिल्कुल पीसफुल से प्रोटेस्ट करने के लिए, तो नेपाल सरकार ने ऐसा रिएक्ट किया और कोई है जो तो अर्थो रिएक्टेंस सरकार है, प्रोटेस्ट नहीं होने दे रहा था और सरकार ने कहा जो पुलिस को उतारो है ना और उस पर गोलियां चलाने। सरकार ने ये बैन करने के लिए नेशनलिज्म पुराने आर्गुमेंट का सहारा भी लिया था। सरकार अपने द्वारा क्रिटिज्म को दबाने का कोशिश करती है और प्रधानमंत्री कहते हैं जे मैं उसके एग्नेस्ट खिलाफ हूँ। कुछ ऐसा
स्वीकार नहीं करे, जिससे देश कमजोर हो जाए। लेकिन अंत में सरकार को प्रोटेस्टर के नीचे झुकना ही पड़ा। पहले होम मिनिस्टर ने मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफा दे दिया और सोशल मीडिया ऐप को बैन लगाने से हटा दिया गया, लेकिन इसके बाद भी प्रोटेस्टर सब शांत नहीं हुए और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घर पे आग लगा दिया जाता है। यहीं पर अपोजिशन लीडर का भी घर पे आग लगा दिया जाता है और यहीं पर दोस्तों मंत्रियों और आर्मी सबको हेलीकॉप्टर के द्वारा इवैक्यूएट किया जाता है और फाइनली 9 सितंबर को 2 बजे जाकर नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली रिजाइन करते हैं अपने पोस्ट से। यहीं पर दोस्तों जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा शांत हुआ है। सिस्टमैटिक डिफेंस की मांग किया जा रहा है। नेपाल आर्मी के चीफ ने वो एड्रेस किया है जो पीस की मांग किया है। और दोस्तों नेपाल की एक लाइव एग्जांपल, जब कोई हद से ज़्यादा जनता की आवाज़ दबाने की कोशिश करती है तो क्या होता है। जब ये करप्शन, नेपोटिज्म और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों को इग्नोर कर दिया जाता है तो। और दोस्तों ये एक दुनिया के जितने भी सरकार है उसके लिए सिर्फ एक लेसन है, क्योंकि जब क्या होता है, जब जनता की आवाज़ दबा दिया जाता है, मतलब जनता की आवाज़ इतना मत दबाया करो कि हालत बद से बदतर हो जाए। और बात यहाँ पर यह दोस्तों कि जब हालत इतना बिगड़ जाता है तो वापस कंट्रोल लाने में बहुत ही मुश्किल होती है। इस प्रोटेस्ट को उठा कोई एंटी डेमोक्रेसी ग्रुप जो कि मोनाक्री लाना चाहता है, यानी कि राजा से संभालना चाहता है, तो कि सही रास्ता नहीं होगा। और जो भी सॉल्यूशन निकला जो कि डेमोक्रेटिक रूप में भी होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नेपाल एक पीसफुल बने और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकल पाए इसके लिए। और अभी करंट सिचुएशन नेपाल की बात करें तो अभी करंट में सुशीला कार्की जी है और ये भी एक करंट मिनिस्टर की तरह है जो कि देश संभाले फिलहाल के लिए बनाए हैं। धन्यवाद।